हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है। और इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट और मेडुअल हिस्ट्री को मुख्य रूप से देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, इसमें जो है कोशिश आप ये लोग ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे आंसर टिक करें और जो भी आपको सही आंसर लगे उसका आंसर टिक करें और लास्ट में जरूर देख लिया करें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही है। बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वहां से आप लोग जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो देख सकते हैं। ठीक है। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। एक दो दिन में जो नए टेस्ट सीरीज हैं संस्कृति आईएएस के और टीआईएस के जो वहां पे आज से शुरू हो रहे हैं उसे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है। बाकी वही टेस्ट सीरीज यहाँ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते यहाँ पे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे और हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। बाकी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के डाउट हो कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, महापाषाणिक लोगों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश समाधान का प्रचलन था। प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभांड का प्रचलन सबसे अधिक था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प। और इसमें भी अगर हम बात करें तो कलश समाधान जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है तमिलनाडु के दक्षिण जिले में रहने वाले जो महापाषाणी के लोग थे, यह मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में डाल करके गड्ढों में दफनाते थे और कलश समाधान जिसे कहा जाता था और इसका जो साक्ष्य है मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत में भी कई तरह के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें लाल मृदभांड भी शामिल था, लेकिन काले व लाल मृदभांड उन लोगों में अधिक प्रचलित था। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। पांड्य राज्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अवस्थित था। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। और यह मोतियों का देश कहा जाता था। यह जो समाज है मातृसत्तात्मक था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा पांड्य राज्य के बारे में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 3 4 ये सही है। बाकी दूसरा आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पांड्यों की राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी। ठीक है, पांड्यों की राजधानी जो है वह मदुरा थी। ठीक है, कहाँ पे थी? मदुरा। पांड्यों की राजधानी मदुरा थी, ठीक, न कि महाबलीपुरम। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। और पांड्यों का जो उल्लेख है सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया है और उसने इसे मोतियों का देश कहा था। ठीक है, मेगास्थनीज के अभिलेखों में जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसमें पांड्य राज्य के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है और उसमें यह पांड्य राज्य का मोतियों के देश के नाम से उल्लेख करता है, ये भी याद रखिएगा। और इसके तहत मेगास्थनीज का मानना था कि पांड्य राज्य में शासन स्त्री के हाथों में था, जिससे यह लक्षित होता है कि पांड्य समाज में कुछ मात्र सत्तात्मक भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी राजधानी मदुरा थी। सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इनका जो व्यापारिक व्यापार जो है गोल मिर्च हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था। इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान अरब राज्यों के साथ होता था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, इन राज्यों की बात करें अगर हम तो पश्चिमी के साथ जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ व्यापार होता था मुख्य रूप से जो गोल लाल मिर्च होते हैं। ठीक है, यौवन प्रिया जो काली मिर्च होती है, उसके साथ साथ हाथी दांत और समुद्र से प्राप्त जो मोतियां हैं उनका जो है व्यापार होता था। और इनका जो व्यापार है यूनान मिस्र के जो हेलेनिस्टिक राज्य है वहां होता था। उसके साथ साथ अरब के साथ, दूसरी ओर मलय प्रायद्वीप हो गया, चीन के साथ भी व्यापारिक इनके संबंध थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम में यूनान और अरब के साथ व्यापार होता था। ठीक है, इनका जो व्यापार है इसका विस्तार जो है सभी दिशाओं में या सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो पश्चिमी क्षेत्र हो या फिर से यह एशिया वाला आपका चीन वाला क्षेत्र हो गया, मलय प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में इनका व्यापार होता था। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। संगम ग्रंथों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तोलकाप्पियम व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। तिरुकुरल में दार्शनिक विचारों और सूक्तियों का उल्लेख किया गया है और सिलप्पादिकारम प्रसिद्ध महाकाव्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है। बाकी इनके बारे में अगर हम देखें
तो संगम साहित्य तोलकाप्पियम, यह ग्रंथ व्याकरण और अलंकार शास्त्र इसे कहा जाता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तोलकाप्पियम जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर द्वारा की गई थी। और तिरुकुरल जो है, यह दार्शनिक विचारों सूक्तियों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, और तिरुकुरल की रचना किसके द्वारा की गई थी? तिरुकुरल जो है, देखिए इसमें जो है आपके दार्शनिक विचार और सूक्तियों का उल्लेख जो है तिरुकुरल के द्वारा की गई थी, मतलब तिरुकुरल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और सिलप्पादिकारम यह एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना इलंगो अडिगल ने की थी। ठीक है, और तिरुकुरल की जो रचना है तिरुतक देवर द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी जो रचना है तिरुतक देवर द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तिरुतक देवर द्वारा। तो इसकी तिरुकुरल की रचना तिरुतक देवर ने की थी, तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी, सिलप्पादिकारम की रचना इलंगो अडिगल ने की थी। तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा और तीनों संगम ग्रंथ हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत पर यूनानी प्रभाव के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भारतीयों ने यूनानियों से सीखा था। यूनानियों ने सेना के लिए सेनानी शासन मिलिट्री गवर्नरशिप की पद्धति शुरू की। स्ट्रेटोगोस सेना में नियुक्त सेनानी को कहा जाता था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प इसका सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, कुषाण काल के बारे में देखिए कौन सा विकल्प इसमें से सही है। दिव्यावदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में, कुषाण काल के अंतर्गत जो साहित्यिक ग्रंथ है, इसमें महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनगिनत अवदानों की रचना की गई और इन अवदानों का जो अन्यतः उद्देश्य जो था लोगों को महायान के उद्देश्यों से क्या करना, अवगत कराना। और इस कोटि की जो प्रमुख कृतियां हैं जैसे महावस्तु हो गई, दिव्यावदान हो गया, ठीक है, यह इसी से रिलेटेड है। बाकी बुद्ध चरित्र द्वारा अश्वघोष, बुद्ध चरित्र की जो रचना है अश्वघोष ने की थी, जिसमें बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन का जो वर्णन मिलता है वो हमें बुद्ध चरित्र से मिलता है, जिसकी रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। और भारतीय चिकित्सा ग्रंथ जो है चरक संहिता, इसमें वनस्पतियों से निर्मित औषधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, बाकी शल्य चिकित्सा का जो उल्लेख हमें मिलता है वह किसमें मिलता है? वो मिलता है सुश्रुत संहिता में। ठीक है, शल्य चिकित्सा का जो उल्लेख है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में। बाकी जो आपका चरक संहिता है, इसमें वनस्पतियों द्वारा जो औषधियों का निर्माण किया जाता है उसकी हमें जानकारी मिलती है। मतलब कह सकते हैं कि प्राकृतिक जो मतलब प्राकृतिक मतलब जो उपलब्ध हैं, ठीक है, चाहे वो वनस्पति हो गए, वायु, हवा, इन सब का औषधि के रूप में प्रयोग करना और नेचुरल थेरेपी वगैरह हो गया, इन सब का जो उल्लेख मिलता है हमें चरक संहिता से मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। जो आपका शल्य चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शक और विक्रम संवत के बारे में कौन सा विकल्प सही है? विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद प्रारंभ किया था। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने किया था 57 ईसा पूर्व में, और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसमें क्या बताना है आपको, गलत, इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए अगर विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत 57-58 ईस्वी में उज्जैन के शासक ने इसकी शुरुआत की थी और वहां के उस समय शासक थे विक्रमादित्य, और इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये जो विक्रम संवत है इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 57 ईसा पूर्व है। ठीक है, 57 ईसा पूर्व है। ठीक, और जो कनिष्क संवत है इसका समय 78 ईस्वी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। ठीक, तो सही आंसर इसका केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में शक आधिपत्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है? शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन प्रथम था। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदमन ने ही जारी किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। देखिए शकों द्वारा स्थापित जो 5 शाखाएं थी, भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में इसकी स्थापना की गई थी, और इनकी जो दूसरी शाखा थी वो पंजाब में बसी, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। तीसरी शाखा मथुरा में बसी थी। ठीक है, तीसरी शाखा जो है
मथुरा में बसी थी, जहां उन्होंने 2 सदियों तक राज्य किया था। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन था, और उसका जो शासन है सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के एक बड़े और विस्तृत क्षेत्र पर इसने अधिपत्य कह सकते हैं कि शासन किया था। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। बाकी जो रुद्रदमन ने भारत में पहला संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रुद्रदमन जो संस्कृत प्रेमी था और उसने सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिलिंद पन्हों में मिलिंद और नागसेन बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है। हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। मिलिंद पन्हो, जिसमें जो राजा मिलिंद थे और जिन्हें मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है, और नागसेन जो बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे, इनके बीच जो वाद विवाद होता है, इसका उल्लेख आपको मिलिंद पन्हो में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, पहला तो बिल्कुल सही है। लेकिन हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसे हेलेनिस्टिक कला कहा जाता है। और यह कला विशुद्ध यूनानी नहीं है। सिकंदर की मृत्यु के बाद विजित गैर जो यूनानी थे, इन्होंने अपने साथ इसे लेकर के आया था और इसी से इसका उदय हुआ। और भारत में जो गांधार कला, गांधार शैली का जो विकास किया गया है, उसमें मुख्य रूप से इसे जो यूनानी सभ्यता या फिर से यूनानी कला जो हेलेनिस्टिक कला है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि भारत में गांधार शैली से निर्मित जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं, उसमें हेलेनिस्टिक कला या फिर यूनानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। ये ईरानी नहीं बल्कि यूनानी कला थी। ठीक, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कालक्रम से इसे लगाना। यूनानी, पहलव, शक और कुषाण, इन्हें क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया था वह यूनानियों ने किया था। ठीक है, यूनानियों के बाद शकों ने आक्रमण किया था। ठीक, शक के बाद आए थे पहलव, जिन्हें पार्थियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आए थे कुषाण। ठीक है, इसके बाद कुषाण आए थे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 3 2 4 ऑप्शन बी। 1 3 2 4 ऑप्शन बी सही। ठीक है, 1 3 2 4। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति लोथल, कालीबंगा, बनावली या फिर खेतड़ी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतड़ी की। ठीक है, देखिए, हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए तांबे के लिए खेतड़ी और सोने के लिए दक्षिण भारत के उसके जो है संपर्क का स्थापित किया था। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनको जो चांदी की प्राप्ति होती थी वह खेतड़ी से प्राप्त होती थी। ठीक है, खेतड़ी से प्राप्त होती थी, और सोने की जो प्राप्ति होती थी, सोना की, वह दक्षिण भारत से प्राप्त होती थी। दक्षिण भारत से प्राप्त होती थी। और इन स्थानों से मिलने वाली जो हड़प्पाई वस्तुएं हैं, ऐसे संपर्कों की सूचक है। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्य को जो पुरातत्वविद हैं, उनके द्वारा गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के नाम से जाना गया। जो खेतड़ी से साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा संस्कृति की, उसे गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य रूप से कुछ मृतभांड और हड़प्पा से संबंधित जो है कुछ वो आपके सेल खड़ी वगैरह और बाकी उसके जो चांदी के कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिससे कि उस सभ्यता या फिर से गणेश्वर संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा, खेतड़ी से मुख्य रूप से चांदी प्राप्त करते थे और दक्षिण भारत से इनको सोने की प्राप्ति होती थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व के सिक्कों के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए थे। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया, और सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, ये आपका गलत हो जाएगा। ये बात है 6ठी सदी ईसा पूर्व की है। ठीक है, तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सिक्के जो है राजा के अलावा व्यापारी, धनपति और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाते थे, जिसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुषाण राजाओं के सिक्के आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट और ईरान के पार्थियन शासकों के समान हुआ करते थे। और दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यापारी के तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था। अर्थात जो व्यापार था वो भारत के भीतर ही न होकर के जो विदेशी राष्ट्र है उनके साथ भी व्यापार वाणिज्य होता था। ठीक, और व्यापार के माध्यम से यह सभी जो है एक दूसरे से जुड़े थे। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ शब्द दिए गए संबंधित अर्थ, जैसे गौपति, ये जमींदार तथा छोटे किसान होते थे जिन्हें गौपति कहा जाता था। वेल्लार, बड़े जमींदारों को वेल्लार कहा जाता था। और उलवर, जो हलवाहा होते थे, उनको उलवर कहा जाता था। कौन सा विकल्प इसमें से आपका सही है यह बताना है।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। गहपति, जमींदार और छोटे किसानों को कहा जाता था गहपति। ठीक, बड़े जमींदारों को बेल्लार कहा जाता था, और जो हलवाहे मतलब हल द्वारा जो खेती करते थे उन्हें उलवर कहा जाता था। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? अच्छी उपज, लोहे की खदान, गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प सही है। ठीक है, देखिए इसमें अच्छी उपज, कृषि भूमि बहुत अच्छी थी, उसके साथ साथ लोहे की सन, जो छोटा नागपुर पठार है इसी के अंतर्गत आता था, जहां से इसे लोहे वगैरह प्राप्त होते थे, धातु प्राप्त होते थे, जिससे कि इनके द्वारा जो हथियार का निर्माण किया जाता था वो जो है बहुत ठोस और बहुत मजबूत होते थे। ठीक है, उसके साथ साथ यह जो है, जो आपका मगध है, यह पांच नदियों के संगम पर स्थित था। ठीक है, आपका सोन, गंडक, पुनपुन, सोन, गंडक, पुनपुन और एक नदी है। ठीक है, इनके बीच में एक संगम मतलब एक दुर्ग के जो जल दुर्ग है उसके समान था, जिससे बाहरी आक्रमण से इनको सुरक्षा मिलता था। ठीक है, उसके साथ साथ वहां के जो जंगल थे, उस क्षेत्र में जो जंगल थे, यहाँ से जंगली हाथियां प्राप्त होती थी, जो युद्ध में काम करती थी विजय के उपलक्ष्य से। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ का जो समाज था वो खुला समाज था। ठीक है, खुला समाज होने का मतलब कि यहाँ के जो व्यापारी थे, अन्य जो लोग थे, वह खुल करके व्यापार वाणिज्य कर सकते थे, कृषि कर सकते थे। उससे क्या हुआ कि राज्य की जो आय है उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, और ये भी वजह है कि यह जो है मगध अन्य जो महाजनपद थे 16 उनकी तुलना में इसका अधिक विकास हुआ, अधिक वर्चस्वशाली हुआ। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अजीत केस कंबली इसके प्रमुख विद्वान, इसे समानता भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है। कौन सा विकल्प इस संप्रदाय से संबंधित है बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, लोकायत। ठीक है, अजीत केस कंबली इसके प्रमुख विद्वान थे और इसे भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है। यह लोकायत संप्रदाय की विशेषता है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी अगर इसकी बात करें, इसके जो प्रमुख अजीत केस कंबली ने दार्शनिक थे और इस संप्रदाय के समर्थकों को भौतिकवादी कहा जाता है। मक्खली गोसाल आजीवक परंपरा के थे और अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पहले से निर्धारित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्थान दिए गए और प्राप्ति। बोध गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में निर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में प्रथम उपदेश दिया था। इसमें कौन सुमेलित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सुमेलित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को अगर हम बात करें, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बात बिल्कुल सही है। और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। चोल काल में पेरुदनम चोल काल में पेरुंदनम और सिरुंदरम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह किससे संबंधित है? चोल काल में जो है यह उच्च और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को, उच्च श्रेणी के अधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था। ठीक है, पेरुंदरम, और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सिरुंदरम कहा जाता था। कहीं कहीं सेरुंदरम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। उच्च और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को समानता पेरुंदरम और सेरुंदरम कहा जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब? चोल काल की विशेषता है। ठीक है, कैलाश मंदिर के बारे में देखिए, यह एलोरा में अवस्थित है और इसका निर्माण चालुक्यों ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। यह चट्टानों को स्वतंत्र रूप से काट करके बनाया गया मंदिर का प्रथम उदाहरण है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, कैलाश मंदिर की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? यह जो है आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है और मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। ठीक है, ये जो मंदिर है कैलाश मंदिर, यह एलोरा में जैसे बहुत सी गुफाएं हैं, एलोरा में बहुत सी गुफाएं हैं और एलोरा में जो गुफाएं बनी है उसमें से गुफा संख्या 16 जो है यह कैलाश मंदिर से संबंधित है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यह चट्टानों को स्वतंत्र रूप से काटकर मंदिर का पहला उदाहरण नहीं है, बल्कि पहाड़ों को काटकर बनाए गए मंदिर का अनुपम एक उदाहरण है। बाकी यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनाई हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह चट्टान काटकर बनाया गया पहला मंदिर का उदाहरण नहीं है, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसको राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था और इसमें भी मुख्य रूप से कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, जिसका समय 757 से लेकर के 783 ईस्वी तक था। ठीक है, तो चालुक्य नहीं बल्कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो इसे बनाने में लगभग जो समय लगा था
150 वर्ष का समय लगा था इसे बनाने में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजराज प्रथम द्वारा गंगैकोंड चोरपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था। राजेंद्र प्रथम द्वारा वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। चोलों के मंदिर जो है वो द्रविड़ स्थापत्य के चरम स्तर को दर्शाते हैं। मतलब जो द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए गए हैं उसमें चोलों द्वारा जो मंदिर बनाए गए हैं वो बहुत ही अधिक अच्छे और वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही मतलब प्रसिद्ध, और इनकी नक्काशी जो है बहुत बारीक हुआ करती थी, और यह जो है बहुत ही बेहतर मंदिर इस समय बनाए गए थे चोल शासन काल में। ठीक है, और इनके जो शिखर स्तंभ होते थे छोटे, किंतु गोपुरम बहुत अधिक बड़े बड़े बनाए जाते हैं। चोल मंदिर साधारण योजना की कृति है, लेकिन साम्राज्य की शक्ति और साधनों की वृद्धि के साथ मंदिरों के आकार और प्रभाव में भी परिवर्तन देखने को मिला था। और इन जो मंदिरों की विशेषता है, यह प्रभावोत्पादक राजराज प्रथम द्वारा तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। राजेंद्र प्रथम द्वारा ही गंगैकोंड चोलपुरम में निर्मित गंगैकोंड चोल मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। ठीक है, इनके द्वारा ही गंगैकोंड चोल मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? राजराज प्रथम द्वारा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें राजेंद्र प्रथम नहीं बल्कि जो वृद्धेश्वर, इसमें क्या पूछा कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन ठीक है, इसको मैं देख, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इसको मैं देख करके उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, ये गुफाएं प्राचीन भारत की स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन है। इन गुफाओं में बुद्ध बोधिसत्व चित्रों की अतिरिक्त राज दरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्रण महत्वपूर्ण है। यह गुफाएं मध्य प्रदेश के इंदौर के पास धार में स्थित है। यह किस गुफा की बात कर रहा है? अजंता, खंडगिरी, बाघ या फिर भीमबेटका? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यह बाघ की गुफाओं की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस शासक ने लिच्छवी दौहित्र का अंकन अपने सिक्कों पर कराया है? किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है क्योंकि उसकी माता कुमार देवी एक लिच्छवी राजकुमारी थी, और सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर लिच्छवी दौहित्र बड़े गर्व के साथ प्रकाशित करवाया। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और वी स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, इसे कला प्रेमी भी कहा जाता है। ठीक, रामानुजाचार्य के बारे में देखिए, इन्होंने शंकर के अद्वैत मत का खंडन किया और अपने मत के प्रवर्तन के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके समय में जैन और बौद्ध ग्रंथ धर्मों के प्रचार प्रसार के कारण वैष्णव धर्म को भी प्रोत्साहन मिला था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत है। रामानुजाचार्य जिनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में, और यह मद्रास के समीप पेरुबुदूर गांव में इनका मतलब जन्म हुआ था। रामानुजाचार्य के पिता का नाम केशव भट्ट था, और रामानुजाचार्य वेदांत दर्शन परंपरा में विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इनके समय में जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण वैष्णव धर्म संकट से ग्रस्त मतलब संकट में आ गया था। ठीक है, इस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और इसके मध्यम मार्गी होने के कारण लोगों का जो आकर्षण है इसकी तरफ ज्यादा होने लगा था, और ब्राह्मण या वैष्णव धर्म में अतिवाद के कारण, ठीक है, कुरीतियों और फिर से जो बहुत ज्यादा अंधविश्वास थे उसकी वजह से इसकी तरफ लोगों का जो झुकाव है वो कम होने लगा। ठीक है, जिस कारण इसका जो है इस समय वैष्णव धर्म का पतन होने लगा था। ठीक है, वैष्णव धर्म का। ठीक, और उसके बाद जो है रामानुजन ने इस संकट को सफलतापूर्वक प्रतिकार किया। मतलब उसके बाद रामानुजन ने घूम घूम कर इसका प्रचार प्रसार किया, और वैष्णव धर्म की जो एक सच्ची विशेषता है, ठीक है, जो वैष्णव धर्म की पवित्रता है उसके बारे में। और वैष्णव धर्म ऐसा नहीं है कि कुछ वर्गों के लिए ही यह है, सभी वर्ग इससे जुड़ सकते हैं और मोक्ष के मार्ग जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार इनके माध्यम से मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के कारण वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन नहीं मिला था बल्कि इसका पतन हुआ था। ठीक, पतन हुआ था। तो पहला तो सही, दूसरा गलत हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में देखिए, नस्तालिक और सिकास्ते, इसका संबंध किससे है? नस्तालिक और सिकास्ते का संबंध फारसी भाषा की हस्तलेखन शैली से। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। मध्ययुगीन भारत में महिला शासकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? रजिया सुल्तान, इसका संबंध है दिल्ली से, और रुद्रमा देवी कश्मीर, विदिदा दक्कन। कौन सा विकल्प इसमें से सही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। मामालूक वंश की सदस्य रजिया सुल्तान को दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो रजिया सुल्तान दिल्ली, ये बात बिल्कुल सही, ठीक। और वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और अपने भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था, ठीक है। मतलब 4 वर्षों तक इसने शासन, और 1236 में यह शासन इसे मिला था और 1240 में हटा दिया गया था। तो मतलब 4 वर्षों तक इसके द्वारा बस शासन किया गया, ठीक है। बाकी रुद्रमा देवी, यह जो है दक्कन पठार में 1263 में अपनी मृत्यु तक शासन करने वाली काकतीय वंश की रानी थी और इन्होंने अपने शिलालेखों पर अपना नाम परिवर्तित करके स्वयं को एक पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया था। दिद्दा रानी की बात करें, यह 958 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन की थी, ठीक है। तो दिद्दा जो है यह कश्मीर पर की थी और रुद्रमा देवी दक्कन पर, यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो पहला इसमें सही हो जाएगा, बाकी जो है दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उसके शासनकाल में दक्षिण में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ। उसके शासनकाल में टोकन मुद्रा का शुरुआत हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन संबंधी अधिकांश सैन्य अभियानों का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। उसके शासनकाल में टोकन मुद्रा किसने चलाया था? टोकन मुद्रा चलाया था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था टोकन करेंसी, ठीक है, न कि अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा विकल्प सही, कौन सा विकल्प गलत है? ऐबक ने दिल्ली में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया जो कि एक मस्जिद है। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था, न कि दिल्ली में, ठीक है। तो पहला गलत है, बाकी दूसरा सही है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा मुसलमान था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की। बलबन ने सजदा नहीं सिजदा है, सिजदा और पापोस रस्म की शुरुआत की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है, पहला गलत है, ठीक है। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की थी, ठीक है। और इसे भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। मोहम्मद गौरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? भारतीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण खोखर जाति के विरुद्ध किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। भारतीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था, गलत है। देखिए, मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था और उस समय भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट गौरी से मुकाबला किया और उसे पराजित किया। और यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी को जो पराजित किया था वह भीम द्वितीय ने किया था, भीम द्वितीय ने किया था, ठीक है। और कब किया था ये भी याद रखिए, 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में, ठीक है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। महमूद गजनवी के बारे में देखिए, उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक, मतलब दूसरा गलत है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक। देखिए, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत की जो धन संपदा है उसको लूटना और भारत की धन संपदा को लूट करके, भारत की धन संपदा को लूट करके भारत के बाहर जहां वो उसका निवास क्षेत्र था, मुख्य रूप से गजनी में एक साम्राज्य का स्थापना करना था। यह भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं करता था। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। इसमें गलत पूछा है तो सही आंसर बी हो जाएगा। 12वीं सदी में उत्पन्न वीरशैव आंदोलन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसके संस्थापक वासव और चन्न वासव थे, या विष्णु के उपासक थे, या कन्नौज प्रतिहार दरबार से संबंधित थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही है। 12वीं सदी में इस धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ जिसे वीरशैव आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, जिसके संस्थापक वासव चन्न वासव थे, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक। बाकी यह कलचुरी दरबार से संबंधित थे, यह जो है प्रतिहार नहीं कलचुरी दरबार से संबंधित है, ठीक है, कलचुरी दरबार से संबंधित है, ठीक है। और उसके साथ साथ जैनों से विवाद के बाद इन्होंने इसकी स्थापना की थी और यह शिव के उपासक थे, ठीक। यह जो है विष्णु नहीं शिव के उपासक थे और जैनों से जब विवाद हुआ उसके बाद इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो पहला सही हो जाएगा, बाकी दूसरा तीसरा गलत है।
इब्न बतूता के बारे में देखिए, वह मोरक्को से भारत भ्रमण करने आया था और भारत का भ्रमण उस समय किया था जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। इसने अरबी भाषा में अपना यात्रा वृतांत रिहला नामक एक पुस्तक लिखी थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है। भारत का भ्रमण उस समय किया जब अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था। 1333 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और रहला में इसने उस समय भारत के बारे में और उसके साथ साथ भारत की जो उसमें जलवायु और वनस्पतियां थी उसका भी मुख्य रूप से उल्लेख करता है इसमें। ठीक है, तो सही आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा, दूसरा गलत है। मध्य युगीन काल के बारे में देखिए, कुछ विदेशी यात्री भारत की यात्रा की थी और उनके संबंध में देखने से कौन सा विकल्प सही है। मार्को पोलो इतालवी यात्री था जिसने 13वीं सदी में भारत का दौरा किया था। अब्दुल रज्जाक 15वीं सदी में विजयनगर शहर आया था। और इब्न बतूता ने अपनी किताब उल हिंद, जिसे किताब उल हिंद को ही रेहला कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, रेहला को ही किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताब उल हिंद में भारत का वर्णन करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए अलब रूनी उज्बेकिस्तान से आया था, एक पर्यटक था और उसने 11वीं सदी में पंजाब और भारत के उत्तरी भाग की यात्रा की थी। और अपनी किताब उल हिंद, देखिए किताब उल हिंद, रेहला को किताब उल हिंद नहीं कहा जाता। ठीक है, किताब उल हिंद की अगर हम बात करें तो गलती है यार, किताब उल हिंद की रचना जो है ना अलब रूनी ने की थी, अलब रूनी ने की थी। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना अलब रूनी द्वारा की गई थी। और यह जो है इसमें भारत के मुख्य रूप से भारत का वर्णन जो है किया गया है। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा इसमें गलत है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, रेहला अलग है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के बारे में कौन सा विकल्प सही है। अपने बाजार सुधारों के माध्यम से अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करने का प्रयास किया। बाजार सुधारों के तहत अनाज, कपड़ा और घोड़ों के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए थे। कौन सा विकल्प अलाउद्दीन खिलजी के समय के बारे में सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। ठीक, और बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो लागू किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य था कि कम वेतन में जो सैनिक थे उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, राजस्थानी या राजपूत चित्रकला के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सही है। यह पूरी तरह से स्वदेशी थी और सल्तनत कालीन चित्रकलाओं से प्रभावित नहीं थी। चित्रकलाओं का उपयोग दीवारों पर सजावट और पुस्तकों में चित्रण के लिए किया जाता था। इनकी अधिकतर विषय वस्तु कृष्ण और उनके साहसिक कृत्यों पर केंद्रित थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। राजस्थानी या राजपूत चित्रकला या पश्चिम भारत में राजपूताना क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के संरक्षण में इसका विकास हुआ था। और राजस्थानी चित्रकला की 4 प्रमुख शैलियां हैं जिसमें कि जिसके तहत कई कलात्मक शैलियों और उप शैलियां भी आती हैं। और उप शैलियों से उन विभिन्न रियासतों का पता चलता है जिन्होंने इन कलाकारों को संरक्षण दिया था। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो मेवाड़ शैली हो गया, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूढ़ाड़ शैली। ठीक है, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में उलूक और दावा शब्द का आशय क्या है। उलूक और दावा किसके लिए उपयोग किया जाता था। यह एक डाक व्यवस्था था। ठीक है, डाक व्यवस्था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और यह मध्यकाल से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन डी। इल्तुतमिश के बारे में देखिए, वह भारत में विशुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक था। उसने भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत की और उसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण की नीति का अनुपालन किया। और उसने तुर्कारे चालगानी के नाम से विख्यात तुर्की गुलामों के एक कुलीन वर्ग का गठन किया। कौन सा विकल्प इल्तुतमिश के बारे में सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 4 सही, तीसरा उसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण की नीति का अनुपालन किया, गलत है। उसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण की नीति का अनुपालन नहीं किया था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, 1 2 4। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपने शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी पहल या पहले की गई थी। उसके शासनकाल में किसानों को सोनधर नामक कृषि ऋण दिया जाता था। वह सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ करने वाला एशिया का पहला व्यक्ति या शासक था। उसने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक एक नया विभाग बनाया था। कौन सा विकल्प उसके बारे में सही है। देखिए फिरोज शाह तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पहला सही है। ठीक, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन करने वाला एशिया का पहला शासक नहीं था वह, बल्कि भारत का पहला शासक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें
तो यह जो है इसके कार्यकाल में जो बहुत सी परियोजनाएं हुई थी, जिसके अंतर्गत कृषि को विकसित करने, न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए नवीन आर्थिक प्रशासनिक प्रारंभ किया। उसके द्वारा 3 प्रमुख जो प्रयोग किए गए थे, जो कि विफल रहे थे, जैसे आधुनिक इतिहास में उसे सन की राजा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा जो 3 प्रयोग किए गए थे वो सारे विफल हुए थे। दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद में इसने राजधानी को हस्तांतरित किया, खुरासान और कराची का अभियान किया और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि ऋण को भी सुविधाजनक बनाया, जिसको सोनधर कहा जाता है, ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। बाकी एशिया में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग नहीं, बल्कि चीन के कबुलाई खान और ईरान के कई खातू खान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इससे पहले किया था, ठीक है। तो यह जो है एशिया का पहला व्यक्ति नहीं है जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, भारत का पहला शासक है जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक है। और दीवाने बंदगान की अगर हम बात करें, दीवाने बंदगान की जो स्थापना है या इसका जो गठन है वो किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, जो इसका भाई था, ठीक, चचेरा भाई। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के बारे में देखिए, अरबेस्क पद का संदर्भ किससे है? अरबेस्क पद जो है यह किससे संबंधित है? इसका संबंध है कलात्मक सजावट के रूप को अरबेस्क कहा जाता था मध्यकाल में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीर खुसरो जो दिल्ली सल्तनत काल के एक प्रसिद्ध कवि, संगीतज्ञ और विद्वान थे, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों के शासनकाल से सम्मिलित है? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और ग्यासुद्दीन तुगलक और बलबन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2, 3, 4। अलाउद्दीन इल्तुतमिश के समय से इसका संबंध नहीं है अमीर खुसरो का, बाकी है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक और बलबन के काल से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मध्यकालीन भारत में व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनिक व्यापारी स्थानीय व्यापार करने वाले खुदरा व्यापारी थे। बंजारा जो है यह थोक सामान की ढुलाई करने वाला विशेष खानाबदोश व्यापारी था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन फारसी साहित्य के भाग हैं? रिहला, किताबुल हिंद, आईने अकबरी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा सही, बाकी पहला और दूसरा गलत है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का मध्यकालीन मुस्लिम यात्री था, विद्वान था, और उसकी महान रचनाओं में उसकी जो विस्तृत यात्राएं की बात की गई और भारत के बारे में जो वर्णन मिलता है इब्न बतूता द्वारा, जो अपनी यात्रा वृतांत लिखा गया था रेहला में, उसमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। बाकी अल रूनी यह इस्लामिक स्वर्णयुग के दौर में ईरानी विद्वान था और कई शास्त्रों में पारंगत था। अल रूनी भौतिक शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान की अच्छी खासी इसको जानकारी थी, ठीक है। इसके साथ साथ यह इतिहासकार, कालक्रम विशेषज्ञ भी था, ठीक है। और अल रूनी की जो किताब उल हिंद है, इसकी रचना अरबी भाषा में इसने की थी, ठीक है। किताब उल हिंद की रचना अल रूनी ने की थी, याद रखिएगा, अल रूनी की, ठीक। तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, केवल तीसरा सही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों को उसके काल का महान चमत्कार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी इन्हें प्रारंभ करने की सबसे ठोस कारण नहीं था? लोगों के कल्याण के लिए, ताकि उनका निरंतर समर्थन मिलता रहे। अलाउद्दीन को अस्थायी मंगोल खतरों के कारण एक बड़ी सेना रखनी पड़ी, जिस कारण उसे प्रभावी मूल्य नियंत्रण नीति बनानी पड़ी। निरंतर अभियान के कारण होने वाली खाद्यान्न की कमी की समस्या को दूर करना। बड़ी सेना रखने के लिए खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति आवश्यक थी, ताकि उनका भुगतान वस्तुओं में किया जा सके। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। सल्तनत कालीन वास्तुकला के बारे में देखिए, गोरी ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसे कुतुब उद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया। शेरी किला का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा महरौली के उत्तर में कराया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, लेकिन वह केवल तहखाने के निर्माण को ही पूरा करवाया था। उसके जो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुए, इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलों का निर्माण करवाया, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसके अंतिम जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बीजक शब्द साखी और रमैनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बीजक शब्द साखी रमैनी का संबंध किससे है? देखिए इसका जो संबंध है वो आपके कबीर से है, ठीक, कबीरदास से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक के कारण व्यापार का विस्तार हुआ था? मुगल शासन के तहत देश का राजनीतिक एकीकरण, व्यापक क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की स्थापना, सड़क उपकर का उन्मूलन, भारत और विदेश में मुद्रा के रूप में मुगलों
मुगल रुपए का मानकीकरण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल वास्तुकला के बारे में देखिए, यह बारोक, मुगल वास्तुकला बारोक और अरब शैली की वास्तुकला का मिश्रण था। हस्तलिपि और ज्यामितीय पैटर्न मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर इस वास्तुकला की मुख्य निर्माण सामग्री है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला, यह बारोक और अरब शैली की वास्तुकला का मिश्रण है, यह गलत है, बाकी विकल्प सही रहेंगे, ठीक है। मुगल वास्तुकला जो है 16वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी के अंत तक मुगल सम्राटों के संरक्षण में उत्तर और मध्य भारत में मुख्य रूप से यह फैला था, और यह भारतीय, फारसी और तुर्की स्थापत्य शैली का मिश्रण था, ठीक है, न कि बारोक और अरब शैली का, ठीक है। तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कारक ने मराठा साम्राज्य के उदय में योगदान दिया? मराठा क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता, भक्ति आंदोलन, मराठों का प्रशासनिक और सैन्य अनुभव और तोपखाने की श्रेष्ठता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा तीसरा सही है, तोपखाने की श्रेष्ठता या नहीं था, ठीक है, बाकी पहला दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा। मराठा साम्राज्य में उदय के मुख्य रूप से यही वजह है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच लगातार संघर्ष हुए क्योंकि दक्कन के कुछ क्षेत्रों में उनके हितों का टकराव हुआ। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र थे? रायचूर, दोआब, कृष्ण गोदावरी बेसिन, मराठावाड़ क्षेत्र और कावेरी डेल्टा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 2 3 सही है, कावेरी डेल्टा इसके अंतर्गत नहीं आता था, ठीक है, तो चौथा गलत हो जाएगा, ठीक। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास में सूफी आंदोलन के विकास के संदर्भ में देखिए, आपको इस पे विचार करना है। इसका जो प्रारंभ है खिलाफत में बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में हुआ। सूफी सूफी धर्मवेत्ताओं द्वारा कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या के आलोचक थे। शरिया कानूनों को सभी सूफी सिलसिलों द्वारा खारिज कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। शरिया कानून को सभी सूफी सिलसिलों द्वारा खारिज कर दिया गया था, यह गलत है, ठीक है, बाकी पहला दूसरा आपका सही जाएगा। मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रथा के बारे में देखिए, यह केवल सैनिकों और सेना के अधिकारियों को रैंक पद देने की व्यवस्था थी। मनसबदार अपनी तनख्वाह केवल जागीर के रूप में प्राप्त करते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है, ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि उच्च वर्गीय नौकरशाही के साथ साथ सैन्य अधिकारियों को मनसब दिया जाता था और उन्हें दीवानी विभाग से सैन्य विभाग और सैन्य विभाग की ओर से दीवानी विभाग की ओर स्थानांतरित किया जा सकता था, ठीक है। उसके साथ साथ जो दूसरा है, दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि मुगल साम्राज्य के मनसबदारों को उनका वेतन या तो नकदी के रूप में या भूमि के आवंटन के रूप में प्राप्त होता था, जहां से सम्राट द्वारा उन्हें भू राजस्व और अन्य सभी कर संग्रह करने का अधिकार दिया जाता था, ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। मुगल जो महल परिसर की एक लोकप्रिय विशेषता नक्कार खाना क्या था? यह जो है क्या था? देखिए यह जो है नगाड़े रखने का एक स्थान जहां से धार्मिक अनुष्ठानी के संगीत बजाए जाते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इसी को नक्कार खाना कहा जाता था। मराठा प्रशासन के बारे में देखिए, मराठा कानून मनु की विधि संहिता से प्रभावित था और मामलतदार ग्राम स्तर पर राजस्व और न्यायिक प्रकारियों को निष्पादित करता था। पेशवाओं ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में यूरोपीय लोगों की नियुक्ति की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। मामलतदार ग्राम स्तर पर राजस्व और न्यायिक प्रकारियों को निष्पादित करता था, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुख्य ग्राम अधिकारी पटेल होता था, मुख्य ग्राम अधिकारी पटेल होता था और न्यायिक राजस्व और अन्य प्रशासनिक कार्यों का जो निष्पादन है वो उसके द्वारा किया जाता था। वह गांव और पेशवा कार्यालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता था, ठीक है, बाकी जिले की व्यवस्था प्रणाली में मामलतदार न्यायाधीश अधिकारी होता था, ठीक है, तो सही आंसर इसका मामलत जो है ग्राम स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर होता था, ठीक, जिला स्तर पर। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान कोहिनूर हीरा भारत से फारस गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे रंगीला बादशाह भी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत आया था? अब्दुल रजाक, फरनाओ, नुनीज और फायान। कौन जो है विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत आया था आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब्दुल रजाक और नुनीज यह दोनों जो है विजयनगर साम्राज्य के समय भारत आए थे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। बाकी अगर फायान की बात करें, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय।
बाकी ये दोनों विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के समय भारत आए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नौ प्रवर्तक था और इस संदर्भ में एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सैन्य कमांडर थे जिन्हें शासन करने के लिए कुछ प्रदेश प्रदान किए गए थे। उन्हें राजा के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी और उन्हें कर संग्रहण का अधिकार था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही। ठीक है, सभी विकल्प सही। मध्यकालीन भारत के बारे में देखिए, वतन और जो तनख्वाह है इसके बारे में बताना है। करों के, भू संपत्ति जागीर के, भू राजस्व बंदोबस्त, मनसबदारों द्वारा धारित पदों को वतन और तनख्वाह किसे कहा जाता था मध्यकाल। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भू संपत्ति जागीरों को कहा जाता था। ठीक है, जिसे वतन जागीर, तनख्वाह जागीर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संत कबीर के बारे में देखिए, उन्होंने ईश्वर के ज्ञान के लिए संन्यास और पुस्तकीय ज्ञान को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत प्रथा की निंदा की। बीजक कबीर की शिक्षाओं का संकलन है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। उन्होंने ईश्वर ज्ञान के लिए संन्यास और पुस्तकीय ज्ञान को महत्व माना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, इन्होंने इन्होंने तपस्या और पुस्तकीय ज्ञान को महत्वपूर्ण न माना, नहीं माना था। ठीक है, न तो तपस्या और न ही पुस्तकीय ज्ञान को महत्वपूर्ण माना था। इनका लक्ष्य जो था प्रेम के ऐसे धर्म का उपदेश देना जो सभी जातियों और धर्मों को जोड़ता हो। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के बारे में देखिए, कुछ भौगोलिक क्षेत्र हैं और वर्तमान राज्य। मांडू कहाँ पे है? ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें आपको बताना है कौन इसमें से सम्मिलित है। मांडू राजस्थान, खानाबदेश महाराष्ट्र, बीदर असम। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यों देख सकते हैं। ठीक है, मध्यकालीन सर जो मांडू है यह वर्तमान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश के मारवा वाले क्षेत्र में स्थित है। खानदेश की इसकी अगर हम बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य के भीतर जो पश्चिमी भाग है वहां पे है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बीदर जो है, बीदर की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, न कि असम। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी असम जो है या कामरूप, कामरूप इसे कहा जाता है। ठीक है, कामरूप, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं भक्तिकालीन कवित्रियां हैं? भक्तिकालीन कवित्रियां कौन सी महिलाएं हैं आपको बताना है कूट के हिसाब से। ठीक है, इसके अंतर्गत है आपका अंडाला, लाल देव, अक्का महादेवी और मीराबाई। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत के इतिहास के संदर्भ में पंचजन शब्द किसे निरूपित करता है? पंचजन शब्द का उल्लेख जो किया गया वो किससे संबंधित है? यह जो भूमि की माप के 5 प्रकार, पंच धातु के सिक्के, सारी भूमि का वर्गीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आर्यों को 5 जनजातियों में विभाजित किया गया था और इन्हीं पंचजन कहा जाता है। जो आर्य आए थे भारत में, आर्य, ठीक है, इन्हें 5 जातियों में बांटा गया था और इन्हीं को कहा जाता है पंचजन। ठीक है, इन्हीं को पंचजन कहा जाता है, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें हरिसेठ हर्षवर्धन के समय से संबंधित है? बाणभट्ट हर्षवर्धन और भावभूति समुद्रगुप्त। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बोले। ठीक है, हरिसेठ या गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और भावभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अन्य नाम थे? कंथका, तथागत और मैत्रेय। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। तथागत और मैत्रेय यह बुद्ध के नाम थे। ठीक है, तथागत और मैत्रेय बुद्ध के नाम थे। बाकी जो कंथका की अगर हम बात करें, कंथका यह बुद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, काकीनाडा, मोटुपल्ली और नेल्लूर। उपयुक्त का वर्णन कीजिए। यह जो है पल्लवों के अधीन भूमि अनुदान क्षेत्र था, राष्ट्रकूट शासकों के अधीन आर्थिक केंद्र था, प्राचीन कालीन बंदरगाह था, वेनसांग द्वारा वर्णित भारत की दक्षिण सीमा का बिंदु था। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, या प्राचीन कालीन बंदरगाह थे। ठीक है, काकीनाडा, मोटुपल्लू और नेल्लोर। ठीक है, सही आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र लघु शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किसमें बताया है? यह जो है आपका मास्की का लघु शिलालेख है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। मास्की के लघु शिलालेख में या स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक, और मास्की यह जो है आपके कर्नाटक के रायचूर वाले क्षेत्र में स्थित है, कर्नाटक के रायचूर वाले में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाथी गुम्फा अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभिलेख उदयगिरी गुफाओं में अवस्थित है। इस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। यह अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प इसका सही है। ठीक है, सभी विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
गांधार कला शैली में यूनानी विशेषताएं देखने को मिलती है। मथुरा कला शैली में केवल वैष्णव और शैव धर्मों से संबंधित प्रतिमाएं पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर देखो ऑप्शन है, पहला सही दूसरा गलत है। मथुरा कला शैली के अंतर्गत वैष्णव, शैव और आपका जो बौद्ध धर्म है, इन तीनों से संबंधित जो प्रतिमाएं हैं उसका निर्माण किया गया है। जबकि गांधार कला शैली के अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। संगम साहित्य के बारे में देखिए। संगम साहित्य को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, मेलकानुक्कु और किलकनक्कु। मेलकानक्कु और जो किलकनक्कु है, इन दो भागों में बांटा गया है। किलकनक्कु ग्रंथों को वीर काव्य की रचना मानी जाती है, जिसमें नायकों का महिमा मंडल किया गया है और अनवरत युद्ध और पशु आक्रमणों का उल्लेख किया गया है। जबकि मेलकानक्कु ग्रंथ यह कर प्रणाली और न्यायतंत्र को प्रारंभिक स्वरूप के बारे में जानकारी देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक, बाकी नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन स्तंभों की रचना एकल चट्टानों को काटकर नहीं बल्कि टुकड़ों में की गई है। लोमश ऋषि की गुफा को अशोक द्वारा बौद्ध धर्मियों के लिए संरक्षण दिया गया था या संरक्षित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखिए, मौर्य स्तंभ चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, तो इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। और यह स्तंभ जो है निर्माण कार्य की कुशलता को दर्शाता है। और जो आर्किमेनियन स्तंभ है, यह राजगीर द्वारा टुकड़ों में बनाया गया था। मौर्य साम्राज्य में पाषाण से बने स्तंभ जिन पर लेख अंकित है, जिसका स्थापना किया गया था। और बिहार में गया के पास बराबर पहाड़ी पर चट्टान को काट करके गुफा का निर्माण कराया गया है, जिसमें लोमस की गुफा के रूप में जाना जाता है। और इस गुफा का जो आंतरिक कक्ष की ओर पीछे एक परिपत्र कक्ष बना है। प्रवेश द्वार कक्ष की ओर दीवार पर स्थित है। आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने गुफा को संरक्षण में संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, किसके लिए? बौद्ध धर्म नहीं, बल्कि जो आजीवक धर्म के साधु थे, आजीवक, ठीक, उनके लिए। ठीक, और आजीवक धर्म का स्थापना किसने किया था? मक्खली गोसाई ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अशोक द्वारा लोमस ऋषि, कर चौपाड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा झोपड़ी, इन चार झोपड़ियों का या कह सकते हैं चार गुफाओं का निर्माण किया गया था आजीवकों के लिए। और इसका जो निर्माण किया गया था बराबर की पहाड़ी पर किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन है? लोमस ऋषि है, कर चौपाड़ है, ठीक है, ठीक, सुदामा झोपड़ी है और आपका विश्व झोपड़ी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन कृषि के बारे में देखिए। राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में कृषि की भरपाई पैदावार का सबसे महत्वपूर्ण कारक राज्य द्वारा प्रदत्त सिंचाई की सुविधा थी। मौर्य साम्राज्य में व्यक्ति खेती योग्य भूमि के छोटे क्षेत्र रख सकते थे तथा स्वयं खेती कर सकते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही, दोनों विकल्प सही। हड़प्पा के लोग वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करते थे। हड़प्पा हरियाणा में राखी गढ़ी अब तक की खुदाई की गई हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है। हड़प्पा के लोग पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे और राजस्थान में कालीबंगा एक अद्वितीय जल संचयन प्रणाली के कारण हड़प्पा की बस्तियों का उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, मतलब चौथा जो है गलत है। ठीक, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। कालीबंगा से अद्वितीय जल संचयन प्रणाली की जो बात की गई है, यह कालीबंगा से नहीं मिला है। ठीक है, कालीबंगा से नहीं मिला है। ठीक है, जो आपका जल संरक्षण की बात जो की गई है, जल संरक्षण की जो जानकारी हमें मिलती है वह जो है वो प्राप्त होती है हमको आपके जो धौलावीरा है, जो धौलावीरा जो गुजरात में है, यहाँ से जल संरक्षण या जल की जो एक बड़े बड़े कुंड की प्राप्ति हुई है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन अर्थात चौथा गलत। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में कौन स्थित है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असमक। ये दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में असमक। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। संगम युग और साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य मुख्य रूप से धार्मिक प्रकृति का है। संगम संग्रह में महिला कवियों की कृति मौजूद नहीं है। कंबन का रामावतरम संगम युग की बहुमूल्य साहित्यिक कृतियों में से एक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई। ठीक है, देखिए, संगम साहित्य की अगर हम बात करें, यह धर्मनिरपेक्ष है, यह जो है धर्मनिरपेक्ष है और उनके विविध विषयों और लेखत्व के कारण संगम कविताएं जो हैं तमिलकम संदर्भ में रोजमर्रा की विषयों को देखने के समृद्ध विविध सुविधाजनक बिंदु प्रदान करता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है गलत हो जाएगा। और संगम संग्रह जो है इसमें 8 कोटाई अर्थात 8 संग्रह में इसमें कविताओं को संकलित किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ पट्ट पट्टू अर्थात 10 गीतों का संकलन इसमें किया गया है। ठीक,
बाकी इसमें जो है 473 कवियों को दी गई है, जिसमें से 30 कवियां महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 30, इसमें 30 जो है महिला कवि, जो कवि हैं या कवित्री हैं, इनका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाकी जो आपका रामावतार, जिसे कंबन रामायण के नाम से जाना जाता है, यह एक तमिल महाकाव्य है। ठीक है, रामावतार संगम युग की बहुमूल्य साहित्यिक कृतियों में से एक है, यह तमिल महाकाव्य है। ठीक है, जिसे 12वीं शताब्दी के दौरान तमिल कवि कंबन ने लिखा था, और ये भी जो है आपके इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रकूटों के बारे में देखिए। बादामी के चालुक्यों को हराने के बाद गोविंद प्रथम ने राज्य की स्थापना की। अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूटों में सबसे प्रसिद्ध था। दक्षिण का अशोक इसे कहा जाता है। राष्ट्रकूटों को इलोरा में एकाश्म शिलाकृत शिव मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी कन्नौज थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। ठीक, इसमें जो है राष्ट्रकूटों की अगर हम बात करें, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा कैलाशनाथ मंदिर में एकाश में शिलाकृत शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। तीसरा बात आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूटों को चालुक्यों का सामंत माना जाता है, और उनकी जो राजधानी थी वो सोलापुर के पास मानखेत या मालखेत थी। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के अध्ययन हेतु पूरा लिखित है? मुद्रा राक्षस, सेंडिका या पितृपो? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में देखिए। निष्क, शतमान और करसापड़ या क्रिस्टल, या किससे संबंधित है? ये सभी जो है प्राचीन काल के क्या है? ये सभी सिक्के हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। माध्यमिका और योगाचार संप्रदाय का संबंध किससे है? यह वैदिक धर्म से संबंधित है, माध्यमिका और योगाचार। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही। ठीक, ऑप्शन बी सही। एक सेकंड, माध्यमिका और योगाचार, माध्यमिका योगाचार के अगर बात वैदिक धर्म में, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है माध्यमिका और योगाचार। ठीक, माध्यमिका और योगाचार, इसका संबंध है बौद्ध धर्म। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं के संगठन संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ में महिलाओं और पुरुषों दोनों का प्रवेश की अनुमति थी। संघ की अतिरिक्त बैठकों में सभी निर्णय राजा द्वारा लिए जाते थे। संघ के नियम और विनियमों को सूत्र पीटक ग्रंथ में संकलित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संघ के जो बैठकों में सभी जो निर्णय है बहुमत के आधार पर लिया जाता था, न कि राजा द्वारा, तो आपका गलत हो जाएगा। और संघ के नियम और विनिमय को सूत्र पीटक ग्रंथ में संकलित किया गया, ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये भी जो है गलत हो जाएगा। ठीक, बिना पीटक में संघ के प्रवेश लेने के बारे में लोगों के नियम और विनिमय का संकलन किया गया है, न कि सूत्र पीटक। तो इसका जो उल्लेख मिलता है बिना पीटक में मिलता है। ठीक है, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? वेद संहिता की रचना, मौसम विज्ञान संबंधी विषयों की चर्चा की गई है, और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में खगोल सिद्धांतों गणना की उल्लेख किया गया है। सुलभ सूत्र, इसमें शैल चिकित्सा संबंधी पद्धतियों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत। सुलभ सूत्र में शैल चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सुलभ सूत्र जो है यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की जो माप है इसका उल्लेख किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सांख्य दर्शन के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या करना और उनकी सर्वोच्चता स्थापित करना था। यह आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष में विश्वास करता है। यह द्वैतवादी दर्शन है और पुरुष एवं प्रकृति नामक दो विभिन्न सत्ताओं में विश्वास करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या करना और उसकी सर्वोच्चता स्थापित करना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल के बारे में। राजा का पद वंशानुगत हो चुका था और उसने कबायली संगठन पर असीमित अधिकार, उसे या असीमित शक्ति जो है मिल चुकी थी। स्त्रियों को सभा और विदत के कबायली संगठनों में भाग लेने की अनुमति थी। दैनिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था, जो करों के संग्रह के लिए उत्तरदायी था। कौन सा विकल्प ऋग्वैदिक राज्य के बारे में सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दूसरा सही, बाकी पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, पहला तीसरा गलत क्यों है? देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में चला गया था और वह युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। वह राजन अर्थात राजा के नाम से इसे जाना जाने लगा और ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो चुका था। राजा जो है एक प्रकार का कबीले का सरदार था, लेकिन उसके पास असीमित शक्तियां नहीं थी। ठीक है, उसके पास जो है क्या असीमित शक्ति थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी इसमें दैनिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था, ये भी आपका गलत है। ठीक है, दैनिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित नहीं था,
ठीक है। दैनिक प्रशासन की अगर हम बात करें, दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे और ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था। लेकिन जो है ऋग्वैदिक काल में जो विश्वामित्र द्वारा चर्चा की गई है, उन्होंने बताया गया है कि आर्य जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी या खुद जो कबीले के जो राजा होते थे या किसी जो राजा जैसी हैसियत रखते थे, वही सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। हड़प्पा की मोहर के बारे में देखिए। हड़प्पा की मोहरें प्रायः सेलखड़ी से बनी हैं। मोहरों पर निर्मित सबसे सामान्य पशुकृत चीजों में एक सींग वाले सांड, भैंसा, बाघ, गैंडे हैं और प्रत्येक मुहर एक चित्रात्मक लिपि में उकेरी गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों विकल्प सही है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध संप्रदाय के बारे में देखिए। बौद्ध संप्रदाय के बारे में पुण्य के स्थानांतरण का विचार हीनयान संप्रदाय की शिक्षाओं का विभिन्न भाग है। अरहत पद की प्राप्ति महायान संप्रदाय का अभिन्न अंग है। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म में जादू और रहस्यवाद के प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। पुण्य के स्थानांतरण का विचार महायान संप्रदाय की शिक्षाओं से संबंधित है। ठीक है, महायान संप्रदाय की, न कि हीनयान संप्रदाय की शिक्षाओं नहीं बल्कि महायान संप्रदाय की। और अरहंता जो है यह हीनयान से संबंधित है, हीनयान। ठीक है, बाकी महायान से संबंधित है बोधिसत्व। ठीक है, तो तीसरा सही है, बाकी पहला दूसरा गलत है। गुप्त काल की आर्थिक गतिविधियों के बारे में देखिए। इस काल में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट दर्ज किया गया। श्रेणियों को नगरीय प्रशासन में बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही। एहोल अभिलेख के बारे में देखिए। एहोल अभिलेख की रचना जो किसने प्रसिद्ध? विक्रमादित्य द्वितीय, नरसिंह, पुलकेशिन द्वितीय या फिर धर्मपाल? इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए, एहोल अभिलेख का जो निर्माण है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा कराया गया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा एहोल अभिलेख का निर्माण कराया गया था, जिसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय और किसके बारे बीच युद्ध जो हुआ था जिसकी जानकारी हमें मिलती है एहोल अभिलेख से, पुलकेशिन द्वितीय और आपके जो वो है राष्ट्रकूट शासक कनिष्क, कनिष्क के बीच जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी हमें पुलकेशिन के एहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय और कनिष्क के बीच जो युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुषाणों के संबंध में देखिए। उन्होंने भारत के शासन की क्षत्रप प्रणाली प्रारंभ की। उन्होंने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया जो उनके लिए आय का एक बड़ा स्रोत बन गया। उन्होंने बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म दोनों को समझ दिया। कौन कुषाणों के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही। उन्होंने भारत में शासन की क्षत्रप प्रणाली प्रारंभ की, यह गलत हो जाएगा। भारत में शकों को शासन की क्षत्रप प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? शकों को, न कि कुषाणों को। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा सी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत। अलवार संतों के बारे में देखिए। वह नयनार संत समेत तमिलनाडु में प्रारंभ हुए आरंभिक भक्ति आंदोलन के उदाहरण थे। वे तंत्रवाद एवं दर्शन की लिंगायत शाखा से प्रेरित थे। उनकी रचना शिलप्पाधिकारम को प्रायः 4 वेदों की भांति महत्वपूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, इसमें वे तंत्रवाद एवं दर्शन की लिंगायत शाखा से प्रेरित थे। यह अलवार जो है यह इससे संबंधित नहीं थे। अलवार की अगर हम बात करें तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित थे अलवार। ठीक है, तो यह तंत्रवाद नहीं, तंत्रवाद से संबंधित थे नयनार, नयनार जो शैव धर्म को मानते थे। ठीक, जो शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, बाकी उनकी रचना शिलप्पाधिकारम में वो है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, अलवार और नयनार, अलवार जो है वैष्णव धर्म से संबंधित और नयनार जो है शैव धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न के भाग है? साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र, साम्यक धर्म। कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र। यह जैन धर्म के त्रिरत्न है, ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक समाज के बारे में देखिए। लोगों ने विभिन्न देवताओं की पूजा करने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण किया और समाज की प्रकृति मात्र सत्तात्मक थी। कर संग्रह की एक नियमित प्रणाली विद्यमान थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक समाज की अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक काल के दौरान वैदिक जनों ने मंदिरों का निर्माण नहीं कराया था। ठीक है, देवताओं की जो पूजा प्राकृतिक मंदिरों का निर्माण नहीं करा, बल्कि प्रकृति पूजा में ये लोग विश्वास रखते थे। समाज की प्रकृति मात्र सत्तात्मक थी। ऋग्वैदिक समाज की अगर हम बात करें, मात्र सत्तात्मक समाज नहीं थी। मात्र सत्तात्मक समाज की जो विशेषता है केवल जो है आपका जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह जो है मात्र सत्तात्मक समाज नहीं था। और कर संग्रह की नियमित प्रणाली विद्यमान थी, ये भी आपका गलत है। कर जो है स्वेच्छा से दिया जाता था। ठीक है, स्वेच्छा से कर दिया जाता तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर डी। प्राचीन भारत के गिल्ड श्रेणी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वे किसी निर्धारित व्यापार के एकल व्यवसाय निकाय के रूप में कार्य करते थे।
वे अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते थे। वे अपने सदस्यों को मृत्युदंड, उनकी विधवाओं तथा अनाथ बच्चों की देखभाल करते थे। कौन सा विकल्प इसमें से गिल्ड जो श्रेणी थी उसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है। वे अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं, गलत है। ठीक है, न्यायिक शक्ति का अधिकार होता था लेकिन वह मृत्युदंड छोड़ करके बाकी कोई भी दंड दे सकते थे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी पहला तीसरा सही। प्राचीन भारत के बारे में देखिए, जो कुटाग्रशाला शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? कुटाग्रशाला की अगर हम बात करें, वह स्थान जहाँ बौद्ध यात्री ठहरते थे और वाद विवाद करते थे उसे कहा जाता है कुटाग्रशाला। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के बारे में देखिए, कौन से बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं? स्थाविरवाद, महासंघी, सम्मिति और सौतांत्रिक। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है धर्म जो है बौद्ध संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, सभी ग्रंथ बौद्ध संप्रदाय से, स्थावीर, महासंघी, सम्मिति और सौतांत्रिक। ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्तोत्तर काल के बारे में देखिए, विकेंद्रीकृत राजनीतिक विखंडन और विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय, भू अनुदान प्रणाली में व्यापक गिरावट, नए समूहों का उदय। गुप्तोत्तर काल के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला तीसरा सही है। भू अनुदान प्रणाली में व्यापक गिरावट नहीं, बल्कि इस समय भू अनुदान में वृद्धि हुई थी। ठीक है, न कि गिरावट आया था। तो पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। गुप्तोत्तर काल में ही सबसे पहले जो भूमि अनुदान देने की जानकारी मिलती है वह सातवाहन के काल में मिलती है। ठीक है, सातवाहन के शासन काल में। नेक्स्ट देखिए, चोल काल के अग्रहारों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? प्रांतों के नियुक्त राजा अधिकारियों से, ब्राह्मण गांव से, जिले के राजस्व अधिकारी से या फिर कर संग्रह का दर से। कौन चोल काल के बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्राह्मण गांव से संबंधित है। ठीक है, इन्हीं को जो है अग्रहार भूमि दान में दी जाती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाली भाषा का विकास, नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला के माध्यम से शिक्षा, अहिंसा की अवधारणा। इसमें से आपको बताना है कौन बौद्ध धर्म द्वारा संस्कृति को दिया गया योगदान है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ था? इसके बाद जो है किसका उदय हुआ था? मौखरी, पुष्यभूति और मैत्रक। फुट के हिसाब से बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी का उदय हुआ था। ठीक है, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल का उदय हुआ और इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन भारतीय भाषाओं और लिपियों के बारे में देखिए, खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि की व्याख्या जेम्स प्रिंसेप ने की थी। अशोक के शिलालेखों को लिखने में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में पश्चिमी गंग शासकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वे सातवाहनों के समकालीन थे और इन्होंने दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्र में शासन किया। इन्होंने मुख्यतः जैनों की भूमि अनुदान दिया, जैनों को भूमि अनुदान दिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। वे सातवाहनों के समकालीन थे, यह गलत है। गंग वंश जो लगभग 340 ईस्वी में अस्तित्व में आया और कर्नाटक के दक्षिण भाग पर इनका शासन था। 1025 ईस्वी तक इनका जो है शासन था। गंग पल्लवों के समकालीन थे, न कि सातवाहन के। ठीक है, तो गंग वंश जो है पल्लवों के समकालीन थे। पहला गलत हो जाएगा, बाकी दोनों विकल्प सही है। मरुत्तर काल में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? हल के माध्यम से कृषि, धान की रोपाई का अपनाना, कुएं और तालाबों के माध्यम से सिंचाई। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कृषि पैदावार में वृद्धि हुई थी उसके पीछे सभी रीजन थे। ठीक है, हल के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता था। ठीक है, धान की रोपाई की तकनीक का विकास हुआ, उसके साथ साथ कुओं और तालाबों के माध्यम से सिंचाई। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के बारे में देखिए। इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया गया है और इन्हें स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारा इस पर चित्रित किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही। ठीक है, दोनों विकल्प सही, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण नहीं है? प्रधान क्षेत्रों में 16 औजारों के हथियारों का प्रसार, अशोक की नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, विशाल सेना का रखरखाव के कारण वित्तीय संकट, उत्तर पश्चिम सीमा में सिकंदर का आक्रमण। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम सीमा में सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण जो इसके समय नहीं हुआ था। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण जो इसके समय नहीं हुआ था। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था घनानंद, नंद वंश के शासक घनानंद के समय में, वो भी जो है मगध वाले क्षेत्र में नहीं हुआ था। ठीक है, तो डी इसका गलत हो जाएगा। राष्ट्रकूटों के बारे में देखिए, ग्रामपतियों और ग्राम लेखाकारों का पद समांतर वंशानुगत होता था और सामंती प्रशासन का पूर्ण अभाव देखने को मिलता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है।
सामंती प्रशासन का प्रभाव, ऐसा कुछ नहीं। सामंती प्रशासन इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही आपका गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही सुमिलित है। चित्रित धूसर मृदबान ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, गैरिक मृदबान है नवपाषाण काल से, और उत्तरकाली पालिशदार मृदभांड जो है यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। जो आपका ऋग्वैदिक काल के मृदभांड है वह चित्रित धूसर मृदभांड है, ठीक है। लेकिन लोहे की वस्तुएं और अनाज अनुपस्थिति देखने को मिलती है, ठीक। उसके साथ साथ नवपाषाण काल में मृदभांड के प्रथम साक्ष्य इस काल से प्राप्त हुए हैं, और इस अवधि के दौरान खोदरी सतह वाले जो आपके आकाशित गैर पालिशदार मृदभांड देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मौर्य काल के बारे में मृदभांडों में अनेक प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत जो काले पालिशदार मृदभांड जो है यह मौर्य काल से संबंधित है। तो पहला केवल एक सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन उत्तर भारत में मौर्य पूर्व छठी शताब्दी से पूर्व में चौथी शताब्दी 600 से 300 बीसी की थी आहत सिक्का श्रेणी व्यवस्था धान रोपाई की तकनीकी। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प सही। धान रोपाई तकनीकी को साली महासाली तकनीकी कहा जाता है, ठीक है, साली महासाली, याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्राचीन नाम आधुनिक नाम परुषड़ी झेलम नदी को कहा जाता है, बिपाशा ब्यास को, और अस्किनी चेनाब को। कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल दो, ठीक है। बात करें अगर परुषड़ी, परुषड़ी जो है रावी नदी को कहा जाता है परुषड़ी, ठीक। बिपाशा को ब्यास कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अस्किनी की बात करें, अस्किनी कहा जाता है चीनाओं को, चीनाब नदी को, ये बात भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। परुषड़ी कहा जाता है रावी को, ठीक है। सदानेरा गंडक को कहा जाता है, बिपाशा ब्यास को, गोमती गोमल को, सुवास्तु स्वात, सिंध सिंध, बितस्ता झेलम, अस्किनी चेनाब, परुषड़ी रावी, सिंधु सिंधु, ठीक है। इसका हो जाएगा सी, केवल दूसरा। नेक्स्ट देखिए, हेमू के बारे में। हेमू सूर्य शासक शेषा का प्रधानमंत्री था। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने मुगल सेना से पानीपत का युद्ध लड़ा था। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक है। हेमू की बात करें, विक्रमादित्य हेमू का जन्म जो मेवात में स्थित रेवाड़ी में हुआ था, ठीक है। और यह जो है आदिल शाह का आदिल जो सूर शाह सम्राट आदिल शाह था इसका प्रधानमंत्री था हेमू, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें सुमेलित है। लोहगढ़ का किला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है, बीजापुर किला है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में, और चुनार किला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है, ठीक है। लोहगढ़ किला यह जो है आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के पूरे में स्थित है, और लोनावाला वाले क्षेत्र में, ठीक है। और यह जो है सह्याद्री पर्वत पर स्थित है, न कि सतपुड़ा। बाकी दूसरा तीसरा सही है। दारा सिकोह के बारे में देखिए, उसने अपने जीवन काल में किसी मनसब को स्वीकार नहीं किया, और उसने उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है। दारा सिकोह के बारे में देखिए, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है। उसने अपने जीवन काल में किसी मनसब को स्वीकार नहीं किया, ये बात है, बात गलत है। उसके द्वारा मनसब को स्वीकार किया गया था, बाकी दूसरा सही है। उसने जो उपनिषदों का अनुवाद है सिर्रे अकबर के नाम से किया था, ये बात बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ चित्रकार और बादशाह जैसे बेहजाद या अकबर के समय का चित्रकार था, दसवंत अकबर के समय, और मीर सैयद अली जहांगीर के समय। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, ठीक है। तीसरा गलत है। मीर सैयद अली की बात करें, यह फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, और यह हुमायूं जब निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब जो है उसका समकालीन था, उससे उसने मुलाकात की, और वह जो है हुमायूं के साथ फिर जब शासन बनने के बाद, शासन संभालने के बाद हुमायूं के साथ चलाया था, कहाँ पे, दिल्ली, ठीक है। तो भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मंगोलों के विरुद्ध बनाई गई सुरक्षा चौकियों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए। सुनाम, समाना और भटिंडा। कौन सा विकल्प इसका सही है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 1 3, मतलब समाना, उसके बाद सुनाम, फिर भटिंडा, यह इसका पूर्व से पश्चिम क्रम है, ठीक है। मध्यकाल में, ठीक, मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में प्रचलित शब्दावली जो मसाहत है यह किससे संबंधित है। मध्यकाल का जो मसाहत है यह भू राजस्व से जुड़ी एक प्रणाली थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी। तुलुगमा पद्धति क्या है। तुलुगमा पद्धति की बात करें, या बाबर की एक युद्ध तकनीकी थी, ठीक है, तुलुगमा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मुगलों के अधीन जागीर व्यवस्था के संदर्भ में देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को उसकी आय के साथ आवंटित किया जाता था। जमींदारों सरदारों को सभी जागीरों उनके गृह क्षेत्रों में ही आवंटित कराए जाते थे। कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को उसकी आय के साथ आवंटित किया जाता था, बात गलत है।
और जमींदार सरदारों को जो जागीरें दी जाती थी गृह क्षेत्र में नहीं, उससे अलग भी दिया जा सकता था। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। यह मुगल काल की विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वह संत 15वीं सदी के राष्ट्रवादी भक्ति कवि थे। कबीरदास ने उन्हें संतों का संत कहा था। वे निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संतों में से एक थे। संत ने एक आदर्श सामंत समतावादी समाज की कल्पना की जिसे बेगमपुरा के नाम से जाना जाता है। यह किस संत के बारे में बात किया जा रहा है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है रविदास की विशेषता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, मुगल साम्राज्य के बारे में देखिए, फसलों से किए गए संग्रह को माल के रूप में जाना जाता है। राजस्व अधिकारियों को मुगल प्रशासन द्वारा इजारा व्यवस्था राजस्व खेती के तहत भूमि दी जाती थी और आमिर गुजारा एक प्रांत का राजस्व संग्रह प्रभारी था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला सही है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, पहला सही है। इजारा व्यवस्था की बात करें, इजारा व्यवस्था में उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को एक मुश्त राशि के बदले जो है एक निर्धारित भूमि दिया जाता था। मुगल शासन के दौरान इसका जो व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला आपका सही, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उसने प्रत्येक राजमार्ग, सीमा या नौका पर राहदारी नामक एक कर निरूपित किया। उसने सिक्कों पर कलमा के प्रयोग को प्रतिबंधित करा दिया। उसने नवरोज या पारसी नववर्ष मनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया और उसने लोगों के अच्छे आचरण पर नजर रखने के लिए मुहातसिब सार्वजनिक नैतिकता नियंत्रण का अधिकारी की नियुक्ति की। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन, उसने प्रत्येक राजमार्ग, सीमा या नौका पर राहदारी नामक एक कर अधिरोपित किया। यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ग्राम स्तर पर प्रशासन बनाए रखने के लिए आयंगर व्यवस्था उत्तरदायी था। भू राजस्व भूमि के मापन और वर्गीकरण के पश्चात निर्धारित किया जाता था। कर संग्रह का अधिकार उच्चतम बोली कर्ता को दिया जाता था। तत्पश्चात राज्य के करों को एकत्र करते और राज्य को भुगतान किया जाता था। उनकी न्यायिक प्रणाली और न्याय जो है पदानुक्रम उचित प्रकार से विकसित हुए। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यही गलत है, बाकी विकल्प सही जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गुरु नानक ने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर की किलाबंदी करवाई। गुरु गोविंद सिंह मानव रूप में 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु हरगोविंद गुरु के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल इनका था और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन कर उसे श्री हरमिंदर साहब में स्थापित कराया। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन, यही आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, बाकी विकल्प सही रहेगा। शिवाजी के अधीन प्रशासन में से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? शिवाजी के अधीन प्रशासन मुख्य रूप से दक्कनी राज्यों के प्रशासनिक पद्धति के अनुरूप थी। उसने राज्य के मामलों पर परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद की नियुक्ति की। नियमित सैनिकों को वेतन, नगद और राजस्व अनुदान में भुगतान किया जाता था। कौन सा विकल्प शिवाजी के शासन के बारे में सही है कूट के हिसाब से आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प सही। ठीक, ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखिए, कुदिरई चिट्टी घोड़े के व्यापारी थे। राक्षसी तरंगड़ी के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई और कृष्णदेवराय का संबंध तुलु वंश से था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही। ठीक है, तीनों विकल्प सही है। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें जो तालीकोटा का युद्ध है, तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तालीकोटा युद्ध को। ठीक, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। और कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1565 में यह हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? किसने कहा था? यह कथन जो है किसका है? यह जो है डोमिको पायस का है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुल्फुजात या सूफी संतों द्वारा लिखा गया पत्रों का संकलन है। मुक्तुबात या सूफी संतों की बातचीत का उल्लेख किया गया है। तजकिरात या सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो मुक्तुबात है, मुक्तुबात या वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखा जाता था। और मुल्फुजात या सूफी संतों की बातचीत का संकलन होता था। ठीक है, बातचीत का संकलन होता था। सही आंसर भी है। निम्नलिखित में से किनके लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया है? मीराबाई, रविदास, कबीर, तेग बहादुर और बाबा फरीद। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। मीराबाई का जो बात है या जो इनके जो लेखन है इसको आदि ग्रंथ में संकलित नहीं किया है। बाकी रविदास, कबीर, गुरु तेग बहादुर और बाबा फरीद के जो प्रवचन है उनको आदि ग्रंथ में संकलन किया गया। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूफी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
शरीयत की अवहेलना करने वाले को बासरिया और शरीयत का पालन करने वाले को बेसरिया कहा जाता था। सिलसिले का नामकरण उनके जन्म के स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वाले के नाम पर हुआ। वली अल्लाह से मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता है। लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिले का गठन हुआ। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इसमें बासरिया, बासरिया की अगर हम बात करें, जो शरीयत का पालन करते थे उन्हें बासरिया कहा जाता था, और बेसरिया जो शरीयत का पालन नहीं करते थे। ठीक है, तो यह जो है पालन नहीं करते थे, पालन जो है बेसरिया नहीं करते थे, और यह जो है पालन करते थे। ठीक, सही आंसर इसका यही गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अलवार भक्ति, अलवार शिव भक्त थे, जबकि नैनार वैष्णव। और अलवार तथा नैनारों का संबंध तमिल ग्रंथ से है। अलवार संतों द्वारा संकलित नल यार दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अपार सबंदर और सुंदररार की कविताएं तवरम नाम से संकलित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। अलवार शिव भक्त और नैनार वैष्णव भक्त, ये गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो कौन नैनार है कौन अलवार है, इसे याद करने का एक ट्रिक क्या है? नैनार नयन से क्या होता है? आंख, नयन से आंख होता है, और भगवान शिव की तीसरी आंख है। ठीक है, तो नयन से जो है शैव धर्म में आ जाएगा। इससे आप जो है ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी अलवार वैष्णव धर्म से संबंधित है। एक अगर आपको पता है तो दूसरा तो वैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखिए, नैनार से नयन मतलब क्या? आंख होता है, और भगवान शिव का तीसरा आंख है। ठीक, इसे याद कर सकते हैं। यही आपका गलत है, बाकी विकल्प सुन। अकबर के दरबार में निखिल में से कौन पुर्तगाली पादरी आए थे? टॉमस रो, जेम्स मिल, हॉकिंस, चिटनिस, नीलोपत मीरज और अक्वावी और मैनसेडर। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अल्वा विवा और मैंसरेट, यह जो अकबर के समय में आए थे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में देखिए। यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। इसमें भीलों ने छोटा छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग कर राणा के समर्थन में किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही। ठीक, अकबर की कल्याणकारी नीतियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अकबर की जो कल्याणकारी नीति है इनको आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए, इसमें अगर हम बात करें, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, बिल्कुल सही है। फिर जजिया कर की समाप्ति, सती प्रथा पर रोक और शराब की बिक्री पर रोक। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुगल कालीन दक्षिण राज्यों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था। इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की, और किताब नौरस जहांगीर द्वारा लिखी गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। किताब नौरस, किताब नौरस जो है इसके द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, किताब नौरस की बात करें तो यह बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह की रचना है। ठीक है, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह की रचना है किताब नौरस। ठीक, तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। दारा सिकोह के बारे में देखिए। उसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। ददनी प्रथा के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? ददनी प्रथा के बारे में देखिए, कारीगरों को प्राप्त पूंजीगत सहायता व्यापारियों द्वारा दी जाती थी, जिसे ददनी प्रथा कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एडवांस जो पैसा दिया जाता था इसी को ददनी कहा जाता है। एक जैसे एडवांस दिया गया और सामान का मूल्य पहले तय कर दिया गया कि इसी मूल्य पर सामान तैयार होने के बाद हम खरीदेंगे। ठीक है, यह ददनी प्रथा है। सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 131 का जो सही आंसर वो सी हो जाएगा। ठीक है, 132 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 133 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, 420। क्वेश्चन नंबर 136 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 137 इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 138 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर सी, 78 है। क्वेश्चन नंबर 140 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। ठीक है, और उसके साथ साथ पेड ग्रुप से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी कुछ लेनी हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि 15 तारीख के बाद पेड ग्रुप का जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है,
और उसमें जो आपके जो नए वाले टेस्ट सीरीज हैं जो अभी कोचिंग सेंटर्स में चलाए जा रहे हैं, वो सारे आपको एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।